पहले ये नक्शा देखिए। एशिया से जापान, यूरोप से फ्रांस, इटली, जर्मनी और यूके, नॉर्थ अमेरिका से अमेरिका और कनाडा। टोटल 7 देश। कुल आबादी दुनिया का 10%, कुल जीडीपी दुनिया का 40%। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर्स 3, अमेरिका, फ्रांस और यूके। अगर इन आंकड़ों को और फैक्ट्स को एक सूत्र में पिरोया जाए तो एक अंतरराष्ट्रीय संगठन का नाम निकलता है, G7। ये दुनिया के 7 सबसे ताकतवर और औद्योगिक नजरिए से सबसे समृद्ध देशों का एक गुट है। ये देश प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से समूची दुनिया का चाल चरित्र तय करते हैं। G7 नेटो, यूरोपियन यूनियन या यूएन की तरह कोई आधिकारिक संगठन नहीं है। इसका अपना हेडक्वार्टर या कोई तय नियमावली भी नहीं है। इसके बावजूद G7 ने दुनिया की कई बड़ी समस्याओं को सुलझाने में मदद की है। आज हम G7 की चर्चा क्यों कर रहे हैं? दरअसल 26 जून को जर्मनी के म्यूनिक में G7 की सालाना बैठक शुरू हुई। 26 जून को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में हिस्सा लेने म्यूनिक पहुंचे। भारत G7 का सदस्य नहीं, इसके बावजूद पीएम मोदी को शामिल होने का न्योता मिला था। क्यों, ये आपको आगे बताएंगे। साथ में जानेंगे G7 है क्या और ये दुनिया के लिए कितना अहम है, और G7 में इस बार का एजेंडा क्या रहने वाला है। नमस्ते, मेरा नाम है आस्था और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लंदन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज हम G7 का पूरा तिया पाचा बताने वाले हैं। पहले बैकग्राउंड जान लेते हैं। साल 1973 अमेरिका की राजनीति में भूचाल की आहट थी। वाटरगेट स्कैंडल का भूत राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को परेशान कर रहा था। वियतनाम वॉर के खिलाफ प्रोटेस्ट निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका था। मिडिल ईस्ट के देशों में भी सत्ता का रुख बदल रहा था। इसका असर तेल के आयात पर पड़ने वाला था, क्योंकि अमेरिका सोवियत संघ के खिलाफ कोल्ड वॉर को लीड कर रहा था। इसीलिए इस हलचल का असर अमेरिका के सहयोगियों पर भी पड़ रहा था। साझा समस्या के लिए साझा समाधान की जरूरत होती है। इसी लाइन पर बात करने के लिए 25 मार्च 1973 को अमेरिका, यूके, फ्रांस और वेस्ट जर्मनी के वित्त मंत्री वॉशिंगटन में इकट्ठा हुए। वेस्ट जर्मनी क्यों, पूरा जर्मनी क्यों नहीं? क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद विजेता देशों ने जर्मनी को 4 हिस्सों में बांटा। जो हिस्सा अमेरिका, यूके और फ्रांस को मिला उसे जोड़कर वेस्ट जर्मनी बनाया गया। सोवियत संघ वाला हिस्सा ईस्ट जर्मनी कहलाया। ईस्ट जर्मनी में कम्युनिस्ट सरकार चलती थी। उनका अमेरिका से झगड़ा चल रहा था। इसी वजह से वॉशिंगटन वाली मीटिंग में सिर्फ वेस्ट जर्मनी को बुलावा भेजा गया था। मार्च 1973 में अमेरिका के वित्त मंत्री थे जॉर्ज शुल्ज। उन्होंने बाकी वित्त मंत्रियों के साथ एक इनफॉर्मल मीटिंग की पेशकश की। इरादा ये था कि औपचारिकता की बजाय मुद्दों पर खुलकर बात की जाए। मीटिंग के लिए एक शांत और सुरक्षित जगह की जरूरत थी। तब राष्ट्रपति निक्सन सामने आए। उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस से बेहतर क्या हो सकता है। निक्सन की पहल पर चारों वित्त मंत्री व्हाइट हाउस की लाइब्रेरी में साथ बैठे। इस गुट को G4 या लाइब्रेरी ग्रुप का नाम दिया गया। इस बैठक के कुछ महीने बाद जापान को भी हिस्सेदार बनाया गया। इस तरह G4 का नाम बदलकर हो गया G5। फिर आया अक्टूबर 1973। महीने की 6 तारीख को सीरिया और इजिप्ट ने मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया। लड़ाई के बीच में अमेरिका ने इजराइल को लगभग 20,000 करोड़ रुपए की सैन्य सहायता देने की घोषणा कर दी। इससे अरब देश नाराज हो गए। उन्होंने इजराइल से दोस्ताना संबंध रखने वाले देशों पर एम्बार्गो लगा दिया। अरब देशों ने तेल की सप्लाई रोक दी। इसके चलते अमेरिका, यूरोप और जापान जैसे देशों में हाहाकार मच गया। वहां ईंधन की किल्लत होने लगी थी। अमेरिका में गैसोलीन के दाम 1.5 गुना तक हो गए थे। इसका प्रभाव बाकी सेवाओं पर भी जाहिर है पड़ रहा था। अरब देशों का एम्बार्गो मार्च 1974 तक चला। अमेरिका के तत्कालीन विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर ने अरब इजराइल का विवाद सुलझाने में मदद की। मई 1974 में युद्ध विराम को लेकर समझौता हो गया। ये विवाद तो कुछ समय के लिए सुलझ गया था, लेकिन पश्चिमी देशों की उलझन खत्म नहीं हो रही थी। उन्हें डर था कि अरब देश फिर से कोई बहाना बनाकर तेल और गैस की सप्लाई रोक सकते हैं। उन्हें इसका रास्ता तलाशना था। जिस समय G5 देश बाहरी आशंकाओं से जूझ रहे थे, उसी समय उनकी अंदरूनी राजनीति में अलग ही झमेला चल रहा था। साल 1974 में अमेरिका में राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन, वेस्ट जर्मनी में चांसलर विली ब्रांट और जापान में प्रधानमंत्री काकुई टनाका, तीनों को स्कैंडल के चलते इस्तीफा देना पड़ा था। यूके में हुए चुनाव में किसी भी पार्टी को
बहुमत नहीं मिली थी। जबकि फ्रांस में राष्ट्रपति जॉर्ज पोम्पिडू की अचानक मौत हो गई थी, यानी पांचों देशों में कुर्सी पर नया निजाम बैठा था। भले ही निजाम नया था, लेकिन पुरानी समस्याएं बरकरार थी। नवंबर 1975 में जर्मनी और फ्रांस ने मिलकर G5 की बैठक बुलाई। फ्रांस का पड़ोसी होने के नाते इसमें इटली को भी आमंत्रित किया गया। इस तरह ग्रुप में 6 देश हो गए। फिर इसे G6 कहा जाने लगा। G6 की पहली बैठक में सदस्य देशों की सरकार के मुखिया ने हिस्सा लिया था, इसीलिए G6 इन देशों का सबसे अहम गुट बन गया। 1976 में कनाडा को शामिल करने के बाद ये गुट G7 हो गया। कालांतर में G7 की बैठकों में यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन काउंसिल को भी बुलाया जाने लगा। हालांकि उन्हें कभी आधिकारिक तौर पर सदस्य का दर्जा नहीं मिला। 1990 के दशक में G7 का स्वरूप बदलकर G8 हो गया। दरअसल 1998 के साल में रूस को आधिकारिक तौर पर इस गुट का हिस्सा बनाया गया था। G7 के कई सदस्य देश अपने साथ रूस को बैठाने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि रूस की अर्थव्यवस्था उनके आसपास भी मौजूद नहीं थी। रूस में उदार लोकतंत्र नहीं था। इसके अलावा रूस सोवियत दौर के प्रभाव से बाहर निकलने की कोशिश में जुटा था। इन कमियों के बावजूद रूस को गुट में शामिल किया गया। दरअसल अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को लगा कि इस फैसले से रूस पश्चिमी देशों के करीब आ जाएगा। नेटो रूस की सीमा से लगे देशों पर भी डोरे डाल रहा था। अगर रूस उनके पाले में आता तो नेटो को अपना दायरा बढ़ाने में कोई विरोध नहीं झेलना पड़ता। रूस के पहले राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन पश्चिम के करीब आ भी रहे थे, लेकिन कुछ ही समय बाद उनकी सत्ता चली गई। येल्त्सिन के बाद व्लादिमीर पुतिन सत्ता में आए। उनके आते ही रूस की सत्ता का चरित्र बदलने लगा। पुतिन विदेश नीति को लेकर आक्रामक थे। उनका लोकतंत्र में कतई भरोसा नहीं था। वो बाहरी लड़ाइयों में हिंसक दखल देने के लिए तैयार थे। वो रूस का गौरव लौटाने की बात कर रहे थे। इसी क्रम में मार्च 2014 में उन्होंने क्रीमिया पर हमले का आदेश दिया। रूस ने बड़ी आसानी से क्रीमिया पर कब्जा भी कर लिया। G8 में शामिल बाकी देशों ने इस कब्जे की निंदा की। उन्होंने रूस से बाहर निकलने के लिए कहा, लेकिन पुतिन इसके लिए तैयार नहीं हुए। अंततः सदस्य देशों ने मिलकर रूस को G8 से बाहर का रास्ता दिखा दिया। रूस के निकलते ही G8 घटकर फिर से G7 बन गया। 2017 में रूस ने स्थायी तौर पर इस गुट की सदस्यता छोड़ दी। ये तो हुआ G7 का इतिहास। अब इसकी अहमियत भी समझ लेते हैं। G7 एक ग्लोबल पॉलिसी फोरम है। इसमें शामिल 7 देश मिलकर पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर चर्चा करते हैं। अर्थव्यवस्था की नजर से दुनिया के 9 सबसे बड़े देशों में 7 G7 में है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में दुनिया के 15 टॉप के देशों में से 7 G7 के सदस्य हैं। G7 देश दुनिया के 10 सबसे बड़े निर्यातकों में शामिल हैं। इसके अलावा G7 के सदस्य देश यूनाइटेड नेशंस को डोनेशन देने वाले टॉप 10 देशों की लिस्ट में भी हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में आपको बताया था, G7 कोई औपचारिक संगठन नहीं है। इसमें जिन मुद्दों पर सहमति बनती है, सदस्य देश उन्हें मानने के लिए बाध्य नहीं होते। ये उनके देश के कानून और उनकी निजी पसंद पर निर्भर करता है। G7 की अध्यक्षता हर साल रोटेट होती रहती है। जिस देश के पास अध्यक्ष की कुर्सी होती है, उसके पास एजेंडा तय करने का अधिकार होता है। सदस्य देश अंत में बैठक का पूरा सार पेश करते हैं। इसे लिखने की जिम्मेदारी भी मेजबान देश के पास होती है। G7 ने अतीत में शोर्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर, HIV, एड्स और मलेरिया के लिए फंड जुटाने, क्लाइमेट चेंज से निपटने और लैंगिक समानता हासिल करने में मदद की पहल की है। इस बार की बैठक अहम क्यों है? इस साल की बैठक जर्मनी के म्यूनिख में हो रही है। जर्मनी इसका मेजबान है, यानी इस बार का एजेंडा तय करने की जिम्मेदारी उसी की है। जर्मनी में दिसंबर 2021 में सत्ता बदली है। जर्मनी के नए चांसलर ओलाफ शोल्ज के सामने नेतृत्व क्षमता साबित करने की चुनौती होगी। इस बार की बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध, पोस्ट कोविड इकोनॉमी और क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याओं पर सबसे अधिक जोर रहेगा। रूस पर लगाए आर्थिक प्रतिबंधों का असर पश्चिमी देशों की ऊर्जा जरूरतों पर पड़ा है। इसके कारण पश्चिमी देशों में महंगाई बढ़ी है। G7 देशों के नेता इन मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी के कारण 10 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे पहुंच गए हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की रिपोर्ट के मुताबिक 4.5 करोड़ लोग भूखमरी की कगार पर हैं। यूनाइटेड नेशंस की रिफ्यूजी एजेंसी के मुताबिक पहली बार विस्थापितों की संख्या 10 करोड़ के पार पहुंच गई है। इनमें से एक बड़ा हिस्सा यूक्रेन के शरणार्थियों का है। इन तथ्यों ने G7 की अहमियत बढ़ा दी है। G7 की बैठक को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी संबोधित किया। वे वीडियो लिंक के जरिए जुड़े थे। उन्होंने G7 से युद्ध खत्म करने की अपील की।
अब सवाल आता है कि इस बार की बैठक में भारत को न्योता क्यों दिया गया। दरअसल मेजबान देश अपनी सहूलियत के हिसाब से कुछ अतिरिक्त देशों को इनविटेशन भेजते हैं। पीएम मोदी मई 2022 में जर्मनी की यात्रा पर गए थे। उसी दौरान जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स ने पीएम मोदी को G7 में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। जर्मनी ने भारत के अलावा अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, सेनेगल और इंडोनेशिया को भी बुलावा भेजा है। जानकारों की माने तो पश्चिमी देश भारत को रूस से दूर ले जाने की कोशिश में जुटे हैं। भारत ने अभी तक रूस के हमले की निंदा नहीं की है। उसने यूएन में रूस के खिलाफ वोटिंग में भी हिस्सा नहीं लिया था। इसके अलावा भारत ने रूस से तेल की खरीद भी जारी रखी है। पीएम मोदी G7 के 2 फोरम्स पर अपनी बात रखेंगे। वो एनर्जी, काउंटर टेररिज्म, खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण और लोकतंत्र जैसे मसलों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा वो G7 के नेताओं के साथ अलग से भी मीटिंग करेंगे। 27 जून को पीएम मोदी का जर्मनी दौरा खत्म हो जाएगा। वहां से वो UAE जाएंगे। UAE में पीएम मोदी पूर्व राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। अल नायान की 13 मई को मौत हो गई थी। उन्हें भारत UAE संबंधों को विस्तार देने के लिए याद किया जाता है। ये था हमारा बड़ी खबर का सेगमेंट। अब आते हैं सुर्खियों पर। पहली सुर्खी अमेरिका से है। 24 जून 2022 का दिन अमेरिका के लिए ऐतिहासिक रहा। उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को समाप्त कर दिया। कोर्ट ने 1973 के चर्चित रो बनाम वेड में सुनाए फैसले को पलट दिया। रो बनाम वेड में महिलाओं के गर्भपात के अधिकार को सुनिश्चित किया गया था। अदालत के फैसले के बाद दुनिया भर से तीखी प्रतिक्रिया आई। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी फैसले से नाराज दिखे। उन्होंने कहा, आज देश के लिए दुखद दिन है। करीब 50 साल पहले रो बनाम वेड का फैसला आया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकी नागरिकों से एक संवैधानिक अधिकार छीन लिया है। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर खतरा है। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ट्वीट किया, आज सुप्रीम कोर्ट ने न केवल लगभग 50 वर्षों की मिसाल को उलट दिया, बल्कि उसने कई राजनेताओं और विचारकों की सनक की वजह से लोगों के व्यक्तिगत निर्णय लेने के अधिकार को खत्म करवा दिया है। ये लाखों अमेरिकी नागरिकों की स्वतंत्रता पर हमला है। ये तो रही राजनेताओं की प्रतिक्रिया। अब इस मामले से जुड़े ताजा अपडेट्स जान लेते हैं। कोर्ट के फैसले के बाद वाशिंगटन DC, न्यूयॉर्क, शिकागो, लॉस एंजलिस, अटलांटा और ऑस्टिन समेत कई बड़े शहरों में इस फैसले को लेकर प्रदर्शन तेज हो गए हैं। इन प्रदर्शनों में एक नारा लगाया जा रहा है जो हर जगह सुनाई दे रहा है। नारा है, नॉट योर यूटरस, नॉट योर चॉइस। माने आपका गर्भाशय नहीं तो आपकी चॉइस भी नहीं। दुनिया भर में इस समय प्राइड मंथ भी मनाया जा रहा है। जगह जगह प्राइड परेड्स निकाली जा रही हैं। इन परेड्स में भी लोग इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं। फिल्मों में काम करने वाली ओरियाना सोडू ने गार्डियन से बातचीत के दौरान कहा, हमारा गुस्सा राजनीतिक व्यवस्था के प्रति ही है। रिपब्लिकन के पास स्पष्ट रूप से एक बहुत मजबूत एजेंडा है। मेरा डर है कि ये सब समलैंगिक विवाह के खिलाफ कोई कानून लेकर आ जाएंगे। इस फैसले के आलोचकों का ये भी कहना है कि पिछले कुछ समय में अमेरिका की अदालतों में रिपब्लिकन्स का प्रभाव बढ़ गया है, जो न्यायपालिका के लिए सही नहीं है। जहां एक तरफ इस फैसले की तीखी आलोचना हो रही है, वहीं दूसरी तरफ रिपब्लिकन्स पार्टी की तरफ से इस फैसले को सराहा भी जा रहा है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे एक पीढ़ी के लिए सबसे बड़ी जीत बता दिया। उन्होंने इस फैसले के लिए अपनी पीठ भी थपथपाई। रो बनाम वेड का फैसला पलटने वाले 5 में से 3 जजेस की नियुक्ति ट्रंप के कार्यकाल में हुई थी। अमेरिका में गर्भपात हमेशा से एक बेहद संवेदनशील मुद्दा रहा है। महिलाओं के पास गर्भपात का अधिकार होना चाहिए या नहीं, इसको लेकर अमेरिका में धार्मिक कारक भी भूमिका निभाते आए हैं। साथ ही ये मुद्दा रिपब्लिकन्स, कंजर्वेटिव्स और डेमोक्रेट्स, लिबरल्स के बीच भी विवाद का कारण बनता आया है। ये मसला साल 1973 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसे रो वर्सेस वेड केस के नाम से भी जाना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में अमेरिका के संविधान का हवाला देते हुए कहा था कि वो महिलाओं के गर्भपात के चुनाव के अधिकार की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन करीब 50 साल बाद अपने फैसले को पलटकर सुप्रीम कोर्ट ने एक नई और वैश्विक बहस को जन्म दे दिया है। आज की दूसरी और अंतिम सुर्खी दक्षिण अफ्रीका से है। दक्षिण अफ्रीका के एक नाइट क्लब में 21 नौजवानों की मौत का रहस्य गहराता जा रहा है। 25 जून को ईस्ट लंदन शहर के एक क्लब में ये लाशें बरामद हुई थी। मरने वालों की उम्र 18 से 20 साल के बीच बताई जा रही है। शुरुआती जांच में उनकी मौत की वजह पता नहीं चल पाई। अभी तक ये अनुमान लगाया जा रहा था कि क्लब में मची भगदड़ की वजह से इतने लोग मारे गए। पुलिस ने इस संभावना को पूरी तरह खारिज कर दिया है। पुलिस ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले। स्थानीय अखबारों का दावा है कि उनके रिपोर्टर्स ने लाशों को देखा है।
रिपोर्टर्स ने बताया कि लाशों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे नाइट क्लब में वे लोग अचानक नाचते हुए गिर गए, ऐसा मालूम पड़ता है। उस दौरान वो कोई बातचीत कर रहे थे। कई लाशें तो क्लब की कुर्सियों और टेबल्स पर अजीब तरह से पड़ी हुई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि शवों का जल्द से जल्द पोस्टमार्टम कराए जाने की प्रक्रिया चल रही है, जिससे मौत की असल वजह सामने आ सके। इस मामले में जो भी अपडेट होंगे उन्हें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए लल्लन टॉप के साथ। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।